नमस्ते। डे 102 में आपका स्वागत है। आज का टाइटल रितेश अग्रवाल की कहानी। 19 साल की उम्र में शुरू हुआ ओयो और एक छोटे शहर के लड़के ने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बदल दी। कभी कभी किसी व्यक्ति को अपनी जिंदगी बदलने के लिए बहुत बड़े अवसर की जरूरत नहीं होती। उसे बस यह पहचानना होता है कि लोगों की रोजमर्रा की परेशानी वास्तव में कितनी बड़ी है। रितेश अग्रवाल की कहानी इसी सोच से शुरू होती है। उड़ीसा के एक छोटे शहर से आने वाला एक युवा लड़का जिसने बहुत कम उम्र में महसूस किया कि भारत में यात्रा करने वाले लोगों के सामने एक बड़ी समस्या है। उन्हें सस्ते होटल्स तो मिल जाते थे, लेकिन उनके कमरे की क्वालिटी, क्लीननेस और एक्सपीरियंस की कोई गारंटी नहीं होती थी। वहीं फोटो कुछ और होती थी और कमरा कुछ और। कहीं बेसिक सुविधाएं नहीं होती थी और कहीं कीमत जरूरत से ज्यादा होती थी। रितेश ने इस समस्या को सिर्फ एक ट्रैवलर की परेशानी की तरह नहीं देखा। उन्होंने सोचा, अगर अलग अलग होटल्स को एक स्टैंडर्ड के तहत लाया जाए और कस्टमर्स को पहले से पता हो कि उसे क्या मिलेगा, तो क्या बजट होटल इंडस्ट्री को बेहतर बनाया जा सकता है। यही सवाल आगे चलकर ओयो की शुरुआत बना और रितेश अग्रवाल बहुत कम उम्र में इंडिया के सबसे चर्चित यंग एंटरप्रेन्योर्स में शामिल हो गए। रितेश का बचपन रायगढ़, उड़ीसा में बीता। वह किसी बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं पले बड़े थे और न ही उनके परिवार की पृष्ठभूमि ऐसी थी कि उनके सामने बिजनेस की दुनिया बचपन से खुली हुई हो। लेकिन उनमें एक अलग तरह की क्यूरियोसिटी थी। उन्हें टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत जल्दी रुचि हो गई थी। किशोर अवस्था में ही उन्होंने कोडिंग और इंटरनेट की दुनिया को समझना शुरू किया और धीरे धीरे यह महसूस किया कि इंटरनेट केवल इंफॉर्मेशन देखने की जगह नहीं है, यह दुनिया की समस्याओं को बड़े स्तर पर हल करने का माध्यम भी हो सकता है। उन्होंने छोटी उम्र में ही एंटरप्रेन्योर्स और टेक्नोलॉजी कंपनीज के बारे में पढ़ना शुरू किया। जब दूसरे लोग करियर के बारे में केवल नौकरी के विकल्प सोच रहे थे, रितेश यह सोच रहे थे कि वह खुद कुछ कैसा बना सकते हैं। यही क्यूरियोसिटी उन्हें इतनी कम उम्र में एक्सपेरिमेंट करने की दिशा में ले गई। उनकी जर्नी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था कि उन्होंने बहुत कम उम्र में यात्रा करना शुरू किया और अलग अलग जगहों पर बजट होटल्स में रहे। वहां उन्होंने एक पैटर्न देखा। भारत में ऐसे बहुत से छोटे होटल्स थे जिनके पास अच्छे कमरे थे, लेकिन उनकी ब्रांडिंग कमजोर थी, ऑनलाइन प्रेजेंस कम थी और कस्टमर्स को भरोसा नहीं होता था कि उन्हें वास्तव में क्या मिलने वाला है। दूसरी तरफ ट्रैवलर्स को अफोर्डेबल स्टे चाहिए था, लेकिन उन्हें स्टैंडर्डाइज एक्सपीरियंस नहीं मिलता था। रितेश को इसमें एक बड़ा गैप दिखाई दिया। उन्होंने समझा कि समस्या यह नहीं कि भारत में होटल्स की कमी है, समस्या यह है कि होटल्स और कस्टमर्स के बीच ट्रस्ट और स्टैंडर्डाइजेशन की कमी है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिजनेस इंसाइट था, क्योंकि अगर आप नई सप्लाई बनाने के बजाय मौजूदा सप्लाई को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर दें, तो भी बहुत बड़ा बिजनेस बनाया जा सकता है। इसी विचार से उन्होंने ऑरवेल स्टेज नाम की कंपनी शुरू की। उस समय उनका लक्ष्य बजट एकोमोडेशन को अधिक व्यवस्थित और भरोसेमंद बनाना था, लेकिन उनका सफर सीधा नहीं था। शुरुआत में कई लोगों को विश्वास नहीं था कि एक बहुत छोटा युवा व्यक्ति हॉस्पिटैलिटी जैसी पारंपरिक इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव ला सकता है। होटल्स को टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म से जोड़ना आसान नहीं था। होटल ऑनर्स को समझना पड़ता था कि अगर वे स्टैंडर्डाइजेशन अपनाएंगे और अपने रूम्स प्लेटफॉर्म
के नियमों के अनुसार चलाएंगे तो उन्हें ज़्यादा कस्टमर्स मिल सकते हैं। दूसरी तरफ कस्टमर्स को यह विश्वास दिलाना था कि ओयो के माध्यम से बुकिंग करने पर उन्हें एक अपेक्षित क्वालिटी मिलेगी। यानी रितेश को एक साथ दो पक्षों का ट्रस्ट जीतना था, होटल ओनर्स का भी और कस्टमर्स का भी। फिर उनकी जिंदगी में एक बड़ा अवसर आया। रितेश को थेल फॉलोशिप मिली, जो युवा एंटरप्रेन्योर्स को कॉलेज के बजाय अपने स्टार्टअप्स पर फुल टाइम काम करने का अवसर देती थी। उन्होंने इसे स्वीकार किया और अपने बिजनेस पर पूरी तरह ध्यान देना शुरू किया। यह डिसीजन उनके लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि अब उनके पास केवल आइडिया नहीं था, उनके पास उस आइडिया को तेजी से टेस्ट और स्केल करने का समय था। उन्होंने छोटे स्तर पर होटल्स के साथ काम करना शुरू किया, कस्टमर फीडबैक लिया, यह देखा कि कौन सी सुविधाएं सबसे महत्वपूर्ण हैं और फिर अपने मॉडल को लगातार बदलते गए। यहीं से ऑरवेल धीरे धीरे ओयो रूम्स की दिशा में बदलने लगा। उनकी उम्र उस समय इतनी कम थी कि बहुत से लोग शायद उन्हें गंभीर बिजनेस फाउंडर के रूप में देखने के लिए तैयार भी नहीं थे। लेकिन रितेश ने अपनी उम्र की बजाय अपने रिजल्ट्स को अपनी पहचान बनने दिया। ओयो का मॉडल बहुत सरल था लेकिन पावरफुल था। वह केवल होटल रूम्स बेचने वाली वेबसाइट नहीं बनना चाहता था, वह बजट होटल्स को एक ब्रांड के तहत लाकर कस्टमर्स को एक अपेक्षित स्टैंडर्ड देना चाहता था। कमरे में कुछ बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए, क्लीननेस का स्टैंडर्ड होना चाहिए, बुकिंग प्रोसेस सरल होनी चाहिए और कस्टमर को यह भरोसा होना चाहिए कि वह अलग शहर में भी ओयो का नाम देकर एक निश्चित स्तर की सर्विस की उम्मीद कर सकता है। यह वही प्रिंसिपल था जिसे मैकडॉनल्ड्स जैसे ब्रांड्स ने फूड इंडस्ट्री में और बड़े रिटेल चेन्स ने अपने क्षेत्रों में अपनाया था। स्टैंडर्डाइजेशन क्रिएट्स ट्रस्ट। रितेश ने इसी सोच को बजट हॉस्पिटैलिटी में लागू करने की कोशिश की। फिर ग्रोथ शुरू हुई। ओयो ने भारत के अलग अलग शहरों में होटल्स को जोड़ना शुरू किया। होटल ओनर्स को एक ब्रांड, टेक्नोलॉजी और कस्टमर एक्विजिशन का प्लेटफॉर्म मिला और कस्टमर्स को अफोर्डेबल एकोमोडेशन खोजने का आसान तरीका मिला। धीरे धीरे ओयो की पहचान केवल एक बुकिंग प्लेटफॉर्म की नहीं रही, वह एक हॉस्पिटैलिटी ब्रांड बन गया। कंपनी ने बहुत तेजी से एक्सपांशन किया और इंडिया के बाहर भी कई मार्केट्स में प्रवेश किया। इस ग्रोथ के दौरान रितेश बहुत कम उम्र में ग्लोबल बिजनेस लीडर्स के बीच चर्चा में आने लगे। उनकी कहानी का यह हिस्सा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि अगर किसी फाउंडर को सही मार्केट, सही टाइमिंग और तेज एग्जीक्यूशन मिल जाए तो सफलता बहुत कम उम्र में भी आ सकती है। लेकिन ओयो की कहानी केवल सक्सेस स्टोरी नहीं है। जैसे जैसे कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ी, उसे कई कठिन चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। होटल्स की क्वालिटी को अलग अलग शहरों और देशों में कंसिस्टेंट रखना आसान नहीं था। रैपिड एक्सपांशन के कारण ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स होते गए। होटल ऑनर्स और कंपनी के बीच कई तरह के डिस्प्यूट्स और बिजनेस चैलेंजेस भी सामने आए। पैंडेमिक ने होटल इंडस्ट्री को बुरी तरह प्रभावित किया और ओयो जैसी कंपनीज को भी कठिन दौर से गुजरना पड़ा। यह हिस्सा रितेश की कहानी को और वास्तविक बनाता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप केवल तेज ग्रोथ और बड़े वैल्यूएशन का नाम नहीं है। असली परीक्षा तब होती है जब ग्रोथ के बाद कॉम्प्लेक्सिटी आती है और आपको अपनी कंपनी के नए तरीके से चलाना पड़ता है। रितेश ने इस कठिन दौर में एक महत्वपूर्ण बात सीखी। ग्रोथ और सस्टेनेबल ग्रोथ में अंतर होता है। शुरुआत में तेजी से ज्यादा शेयरों में जाना आकर्षक लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है, सिस्टम्स, क्वालिटी कंट्रोल, कैश फ्लो और कस्टमर सेटिस्फेक्शन
उतने ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यही लेसन किसी भी यंग एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप जल्दी सक्सेस चाहते हैं तो केवल तेजी से बढ़ने के बारे में मत सोचिए। ऐसे सिस्टम बनाइए जो आपकी ग्रोथ को संभाल सके, क्योंकि अगर आपके पास कस्टमर्स बहुत ज्यादा हैं लेकिन सर्विस खराब है तो ग्रोथ आपकी स्ट्रेंथ के बजाय आपकी वीकनेस बन सकती है। रितेश की कहानी का एक और खास हिस्सा है उनकी उम्र। उन्होंने बहुत कम उम्र में एंटरप्रेन्योरशिप शुरू की और जल्दी ही एक बड़ी कंपनी बनाने की कोशिश की। यह आपके यह आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर हम अपने दिमाग में यह मान लेते हैं कि पहले बहुत वर्षों तक सीखना पड़ेगा, फिर करियर बनेगा, फिर पैसा आएगा और शायद बहुत बाद में कोई बड़ी सफलता मिलेगी। रितेश का उदाहरण दिखाता है कि हम ऐसा हमेशा नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति बहुत जल्दी स्किल डेवलपमेंट शुरू करता है, वास्तविक प्रॉब्लम्स पर काम करता है, रिस्क को समझकर डिसीजन लेता है और तेजी से सीखता है, तो उसकी ग्रोथ बहुत जल्दी दिखाई दे सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति 20 साल की उम्र में करोड़पति बनेगा। इसका मतलब यह है कि आपकी उम्र आपकी एम्बिशन की सीमा नहीं है। आज जब हम एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी के युग में हैं, रितेश की कहानी का एक और हिस्सा बहुत उपयोगी हो जाता है। उन्होंने किसी नई होटल बिल्डिंग का आविष्कार नहीं किया। उन्होंने मौजूदा होटल्स को टेक्नोलॉजी, ब्रांडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन के साथ जोड़ दिया। यही डिजिटल बिजनेस का एक पावरफुल प्रिंसिपल है। आपको हमेशा नया रिसोर्स बनाने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी मौजूदा रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से कनेक्ट करना ही बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। आज भी बहुत सी इंडस्ट्रीज में यही अवसर मौजूद है। डॉक्टर्स मौजूद है लेकिन हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन बिखरी हुई है। टीचर्स मौजूद है लेकिन लर्निंग पर्सनलाइज नहीं है। बिजनेसेस मौजूद है लेकिन उनका डेटा अलग अलग सिस्टम्स में पड़ा है। प्रोफेशनल्स मौजूद है लेकिन कस्टमर्स तक पहुंचने का तरीका इनएफिशिएंट है। जहां भी रिसोर्सेज मौजूद हैं लेकिन कनेक्शन खराब है, वहां टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी पैदा कर सकती है। अगर आप डेटा एनालिटिक्स या एआई में काम करते हैं तो इस कहानी को एक अलग नजरिए से देखिए। आपका काम केवल डेटा का एनालिसिस करना नहीं है। आपका असली मूल्य तब बढ़ता है जब आप डेटा को डिसीजन में बदलते हैं। अगर किसी कंपनी के पास हजारों कस्टमर्स का डेटा है लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा कौन सा कस्टमर किस प्रोडक्ट को पसंद करता है, तो समस्या डेटा की नहीं, इनसाइट की है। अगर किसी टीम के पास बहुत सारे टास्क हैं लेकिन उन्हें प्रायोरिटी समझ नहीं आती, तो समस्या इंफॉर्मेशन नहीं है, डिसीजन सिस्टम की है। इसी तरह रितेश ने होटल्स की संख्या नहीं देखी, उन्होंने उसके बीच का इंफॉर्मेशन और ट्रस्ट गैप देखा। यही एनालिटिकल थिंकिंग है। और शायद आज की कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है। अपने आसपास की चीजों को वैसा मत देखिए जैसे बाकी लोग देखते हैं। अगर सभी लोग होटल देखते तो आप होटल और कस्टमर के बीच का गैप देखिए। अगर सभी लोग डेटा देखते हैं तो आप डेटा और डिसीजन के बीच का गैप देखिए। अगर सभी लोग एआई टूल्स देखते हैं तो आप एआई और रियल बिजनेस प्रॉब्लम के बीच का गैप देखिए। बड़ी अपॉर्चुनिटीज अक्सर किसी ऐसी जगह छुपी होती है जहां दो चीजें मौजूद तो हैं लेकिन उनके बीच कनेक्शन सही नहीं है। रितेश की शुरुआत बहुत बड़ी नहीं थी। वह एक युवा व्यक्ति थे जिनके पास बहुत कम उम्र में एक ऑब्जर्वेशन आया। उन्होंने उसे इग्नोर नहीं किया, उन्होंने उसे टेस्ट किया, इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स से बात की, कस्टमर्स को समझा और फिर एक बिजनेस मॉडल बनाया। उनकी सफलता तेज थी लेकिन उसके पीछे लगातार एक्सपेरिमेंटेशन था। यही वो कॉम्बिनेशन है जिसे आपको अपने माइंडसेट में रखना चाहिए।
जल्दी शुरू करो, जल्दी सीखो, जल्दी सुधारो और फिर तेजी से स्केल करो। अगर आपका पहला आइडिया परफेक्ट नहीं है तो उसे सुधारिए। अगर पहला मॉडल काम नहीं करता तो पिवट कीजिए। अगर कोई डोर बंद है तो दूसरा डोर खोजिए। आज की कहानी को याद रखने के लिए सिर्फ एक बात अपने साथ लेकर जाइए। आपको हमेशा कोई बिल्कुल नई चीज बनाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी दुनिया में पहले से मौजूद चीजों को बेहतर तरीके से जोड़कर, स्टैंडर्डाइज करके और लोगों के लिए आसान बनाकर आप बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और एक छोटे शहर से आया एक युवा लड़का जिसने अपनी शुरुआती उम्र में एक साधारण होटल प्रॉब्लम को पहचान लिया था, कुछ ही वर्षों में इंडिया की सबसे चर्चित हॉस्पिटैलिटी कंपनीज में से एक खड़ी कर सकता है। तो आपके लिए भी अपनी आज की स्किल्स को कल की बड़ी अपॉर्चुनिटी में बदलना बिल्कुल संभव है। शायद आपका अगला बड़ा आइडिया अभी आपके सामने ही है, बस आपको उसे सामान्य समस्या की तरह नहीं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह देखना शुरू करना है। धन्यवाद। जय हिंद।